चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जेईई मेन 2024 का, जो 30 जनवरी को पूछा गया है। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, लॉज ऑफ मोशन से सवाल पूछा गया है, पर ये एग्जैक्टली लॉज ऑफ मोशन का सिर्फ नहीं है, ये आप इसको कह सकते हैं इलास्टिसिटी या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को भी के कॉन्सेप्ट्स को भी मिक्स कर दिया है। कैसे देखते हैं, कह रहा है ईच ऑफ 3 ब्लॉक्स P, Q एंड R शोन इन फिगर हैज मास 3 kg। 3 ब्लॉक है, तीनों का मास इक्वल है 3 kg, राइट। M की वैल्यू कितना रखना है, 3 kg। ईच ऑफ द वायर्स A एंड B हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों वायर जो है ना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस जो दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑन वायर बी इज। वायर बी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है, यानी ये कितना थोड़ा सा खींच जाएगा, ठीक है। आइडियली स्ट्रिंग को हम मानते हैं कि उसमें कोई लेंथ में एक्सटेंशन नहीं होता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा इसमें एक्सटेंशन बढ़ेगा, राइट। एक्सटेंशन कितना हुआ उसको पता करने के लिए आपको पता लगाना होगा कि इसमें टेंशन कितना आ गया। तो मान लेते हैं इसमें टेंशन है T, इसमें इधर T और दूसरे वाले स्ट्रिंग में T डैश, राइट। अब टेंशन पता करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम पे आना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में पहला चीज़ कि आपको समझना पड़ेगा कि इनका जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। हाँ सर, इधर ये वाला जो मास है उसका एक्सेलरेशन भी a होगा। क्यों, तीनों एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक से नहीं 2 से जुड़ा हुआ है, पर अगर तीनों साथ में नहीं चलेगा तो जो स्ट्रिंग का लेंथ है ना वो कम ज़्यादा हो जाएगा, राइट। जबकि लेंथ इतना नहीं बढ़ रहा है कि कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, थोड़ा एक्सटेंशन हुआ उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, तो लेंथ कांस्टेंट है ये हमें पता है। कंस्ट्रेंट ऑफ स्ट्रिंग से हम बता सकते हैं कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। इतना काम अगर आप मान लेते हैं या समझ जाते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अदरवाइज A1, A2, A3 अलग अलग एक्सेलरेशन लेके चलना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा करके दिखाना पड़ेगा कि तीनों एक्सेलरेशन सेम है। तो क्योंकि हम लोग इस तरह का काम बहुत किए हैं तो हमें पता है कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब इस पे फोर्स की बात करेंगे तो इधर एक फोर्स लग रहा है mg। तीनों को जो एक्सेलरेशन मिला है, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है तो सेम सिस्टम मान सकते हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है, mg। क्यों mg सर, इधर भी तो एक mg है, यहाँ भी एक mg है, पर ये एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन इसका नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है, नॉर्मल लेट से n1 और यहाँ पे n2 है, तो ये नॉर्मल फोर्स mg को कैंसिल कर दे रहा है। जो नेट फोर्स, बाहरी फोर्स ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ mg है। तीनों को एक सिस्टम मानना है ना तो ऐसे मानिए, ये 3 ब्लॉक है, तीनों को मैं क्या कर दे रहा हूँ, सीधा एक लाइन में लेके आ जा रहा हूँ। ये सिर्फ ट्रिक के लिए ऐसा कर रहे हैं, सीधा है नहीं। तीनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। ड्राइविंग फोर्स कौन है, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में mg है। अब आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा कि सर हॉरिजॉन्टल नहीं होता mg तो वर्टिकल होता है। ये वाला वायर को हमने सीधा कर दिया तो ये फोर्स आपको सीधा दिखाई दे रहा है, और हम कह रहे हैं यही है जो तीनों को खींच रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, a। तीनों हमारा क्या है, एक सिस्टम का हिस्सा है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बाई टोटल मास या मास ऑफ द सिस्टम। टोटल फोर्स क्या है, mg। सिस्टम का मास कितना है, तीनों का मास जोड़ेंगे तो 3m, m से m गया, एक्सेलरेशन कितना, g/3। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, टेंशन पता करना और टेंशन से स्ट्रेन पता करना, ठीक है। टेंशन के लिए अब आपको क्या करना होगा, इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे ध्यान देना है, आर पे। आर का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो एक फोर्स ऊपर है टेंशन T और दूसरा फोर्स नीचे mg। एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g/3। तो इस पर नेट फोर्स जो है नीचे लगेगा, यानी mg में से T को माइनस करेंगे, ये नेट फोर्स है,
जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज g/3, राइट ना। t की वैल्यू क्या है यहाँ से, mg माइनस mg/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 3 mg माइनस mg, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 2 mg/3, राइट। अब m की वैल्यू गिवन है कितना, 3 kg, पुट कर दीजिए 2 इंटू 3 इंटू g/3, 3 से 3 गया, 2 इंटू जी कितना हो जा रहा है 20 न्यूटन, फोर्स है तो न्यूटन में इसको लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, टेंशन निकालना मेरा मेन मकसद नहीं था, मेन मकसद है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता करना, करेक्ट। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या होता है, हुक्स लॉ से हम पता करते हैं। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, टेंशन बाई एरिया स्ट्रेस होता है y इंटू स्ट्रेन डेल्टा L/L। अब यही हमें पता करना है, यहाँ से अब आगे बढ़ना है, ये डेल्टा L/L हमें पता करना है। तो डेल्टा L/L को क्या लिख सकते हैं हम, T डिवाइडेड बाई A इंटू वाई लिख सकते हैं ना, y को इधर ले आया T साइड में। T गिवन अभी भी हमने पता लगाया है 20, एरिया कितना है सर, एरिया है 5 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं, पर वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मीटर क्यूब में लाने के लिए 10⁻⁵ करना होगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सॉरी। और y की वैल्यू कितना गिवन है, सो y की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻11, तो 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, 20/10 कितना हो गया 2 इंटू नीचे 10⁻⁻5 और प्लस 11, 11 माइनस 5 कितना हो जाता है, 11 माइनस 5 आ जाएगा 11 है, ये आया 5 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए 7, क्यों 7, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मीटर क्यूब में आएगा, और 10⁻⁻3 इसमें ऑलरेडी है, तो ये 7 होगा, और 11 माइनस 7 हो जाता है 4, नीचे में 10⁻4 को ऊपर लाएंगे तो ये 10⁻⁻4, ये निकल के आया। ये हमारा स्ट्रेन है, इसको कंपेयर करना ब्लैंक स्पेस इंटू 10⁻⁻4 से। यहाँ ब्लैंक स्पेस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके जगह पे क्या आंसर होना चाहिए, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे 2 है। तो आपने देखा कितना बेहतरीन सवाल जेईई मैंने इस बार पूछा है। पहले लॉज ऑफ मोशन लगा करके हमने क्या पता किया, टेंशन की वैल्यू पता कर लिया, टी क्या है। फिर यहाँ पे आइए, आप यहाँ देख सकते हैं ये हुक्स लॉ, जिन्हें इलास्टिसिटी का एकदम बेसिक और फंडामेंटल मालूम होगा, वो जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इतना मात्र जानने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट किया हमने और फाइनल आंसर तक आए हैं।